द्विघात समीकरण आपका चौथा चैप्टर है। ये आप लोगों का जो अभी तक बच्चे पढ़े नहीं हैं, जो मान लीजिए किसी कारणवश गलती कर दी है कि नहीं पढ़े हैं, उन्हीं के लिए ये लगातार चल रहा है, एक एक दिन का क्लास इंपॉर्टेंट का, क्योंकि इतना पढ़ लें बेचारों का भला हो जाए, उनका भी कुछ हो जाए, पास होने भर का काम हो जाए। तो ये एक दिन का क्लास अपना अटेंड करें और थोड़ा उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, दो चार क्वेश्चन अपना उस टाइप पे लगा लेंगे। हम कोशिश करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, टॉप 10 में से लगा हुआ के काम आपका हो जाए। देखिए भाई, द्विघात समीकरण क्या होता है? सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, यानी द्विघात समीकरण इसी रूप का आपको मिलेगा, द्विघात समीकरण इसी रूप का मिलेगा। तो और उसके बाद द्विघात समीकरण से जो मूल हम लोग प्राप्त करते हैं, तो दो विधियां होती हैं प्राप्त करने की। एक गुणनखंड विधि से, तो हम लोग गुणनखंड करना जानते हैं, गुणनखंड करेंगे, मान निकाल लेंगे। दूसरी विधि होती है श्रीधराचार्य प्रमेय, जहां से यक्स का मान इस फार्मूले में रख के निकाला जाएगा, ठीक। और उसके बाद आप देख लीजिए, ये होता है आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विविधकर। ये एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको विविधकर ज्ञात करना होगा। ये क्वेश्चन एक नंबर का आएगा विविधकर वाले में, ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो इसमें मान रख देंगे, एबीसी का निकालना है मान, तो इसमें तुलना करा दीजिएगा, तुलना करने के बाद इस फार्मूले में रख दीजिएगा, बी विविधकर निकल जाएगा, ठीक। अब कंडीशन आएगा कि सवाल आएंगे कि के का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए, यदि मूल समान है तो, या फिर दे देगा कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति हमको कहां से पता चलेगा? हमको निकालना पड़ेगा विविधकर। विविधकर क्या होता है? यही बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम निकालेंगे तो देखेंगे कि वो जीरो से अगर बड़ा है, तब हम कहेंगे कि भाई साहब जीरो से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका वर्गमूल निकल सकता है, जैसे 4 दे दिया, 9 दे दिया, 25 आ गया, 36 आ गया, तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। यानी 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। ऐसा अगर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो हम कहेंगे भाई साहब मूल वास्तविक है, परिमेय है, असमान है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर यही चीज बड़ा तो आ रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, यानी 7 आ गया, 7 आ गया, तो 7 जीरो से बड़ा तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तब हम कहेंगे कि मूल वास्तविक है, परिमेय की जगह अपरिमेय हो जाएगा, बाकी कंडीशन वैसा ही रहेगा सर, ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका जीरो आ जाता है, जीरो के बराबर यानी जीरो आएगा, जीरो आता है, तब हम कहेंगे मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा, यानी माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा तभी तो जीरो से छोटा होगा, तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे यानी काल्पनिक होंगे, जिसकी कल्पना की जा सकती है। माइनस में जो भी संख्या होता है उसका कल्पना ही किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी हमने ये पूरा ढांचा समझा है, अब हम चलेंगे अपने टॉप 10 क्वेश्चन के तरफ, जो हमको लेके जाएगा। अब एग्जाम्पल आपको दे दिया जा रहा है, सभी को कोशिश किया जाएगा कि सभी लोगों का भला करने का प्रयास किया जाएगा। बस आप लोग अपना भला करने के बारे में सोचिएगा, देखिए तो कम से कम, ठीक है। आप लोगों को मैं 1000 बार समझा रहा हूं कि आप बोर्ड परीक्षा में जा रहे हो तो आपको डर नहीं लग रहा है, इसलिए डर नहीं लग रहा है क्योंकि आप उसका सामना ही नहीं कर रहे हो। आप कभी मॉडल पेपर सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, तब आपको पता चलेगा आप कितने औकात, आपकी औकात क्या है, आप कितने पानी में है, तब आपको डर लगेगा। ट्रक के सामने अंधा जा रहा है, वो तो देख ही नहीं रहा, उसको डर नहीं लगेगा, लेकिन जो देखेगा उसी को ना डर लगेगा। अब आपकी आंख बंद कर देने से खतरा टल नहीं जाएगा, ठीक है। आंख बंद कर लो, खतरा टल गया, ऐसा तो नहीं है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम है, देख ही नहीं रहो, टेंशन फ्री हो इसीलिए, लेकिन अभी जाके देखो, मॉडल पेपर देखो, सॉल्व करो, देखो आप कितने नंबर का कर सकते हो। आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, कितना कर सकते हो, तो आपका टेंशन होना शुरू होगा। जब टेंशन होगा तब आपको पढ़ने में ऑटोमेटिक मन लगेगा। देखिए भाई,
अब इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो मूल तो आपको पता ही नहीं है, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग कहां से मिलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के सवालों में हम लोग मान लेंगे कि माना मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है भाई, माना मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, जब मूल अल्फा व बीटा है तो पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो भाई साहब बोले हैं वो भी काम कर लिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज देख लो भाई, बोलने से याद आ गया, जो हम बार बार आप लोगों से बता रहे हैं कि भाई मेहनत करिए और नंबर ले आइए, तो कुछ लोग हैं होशियार टाइप के, इसी में बहुत ज्यादा, बस आप छोड़ दीजिए, अरे हम तो अश्वत्थामा है तो पता नहीं क्या क्या है, इतना आएगा, ये है वो आएगा। ठीक है ना, करनी एक पैसा का नहीं है। ठीक है, बस खाली भौकाल है। तो भोजपुरी में एक कहावत है, सुने होंगे आप लोग, है? बाप मरे या नारे, बेटा पावर हाउस। ठीक है, तो वो भौकाल बनाना छोड़ दीजिए। अब पता चली गया होगा किसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ठीक। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और बी ए बी सी कहां से निकलता है, इसके पिछले सवालों में आपने देख लिया है। देखिए, तो माइनस बी के जगह पे -7 है, तो ये हो जाएगा +7। ठीक है, ए का मान 1 है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अल्फा इंटू बीटा निकालिए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए, सी की वैल्यू है आपका 12, ए का मान 1 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है उसने बोला है सवाल में कि व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो मूल अल्फा है तो उनके व्युत्क्रम 1/अल्फा, बीटा है तो 1/बीटा, दोनों का योगफल, दोनों का योगफल करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, बीटा से इधर गुणा, अल्फा से इधर गुणा, तो बीटा प्लस अल्फा। अब ये आपने बनाया था समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो हम लोगों को बार बार यही क्रियाकरण करते हुए आ रहे हैं। देखिए लिखा है समीकरण 1 व 2 से। ठीक, जब छोड़े रहेंगे ना तभी आप उसको देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, नहीं तो अब लिखा रहेगा तो कुछ सोचेंगे नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है। ठीक है भाई, तो यही हो गया आपके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखिए, सुनिए, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, संख्याएं ज्ञात करना है। भाई अभी तो ज्ञात कीजिए, चाहे संख्याएं ज्ञात कीजिए, बातें कही हो तो नहीं तक छोड़ दे, इतना अगर सवाल में ना रहे तो भी काम चल जाएगा, है ना भाई, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, लोग परेशान रहेंगे, कोई फायदा है नहीं। देखिए, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, देखिए अगर 3 तरह से सवाल पूछा जाता है, एक तो होता है प्राकृतिक संख्या, 2 या 3 प्राकृतिक की बात कर ली जाए, या फिर कहा जाएगा सम की बात कर लिया जाएगा, या फिर विषम का बात कर लिया जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, सम और विषम जब भी होगा तो पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक x+2 हो जाएगा। रीजन है क्योंकि पहला अगर विषम संख्या 1 है तो दूसरा विषम संख्या लाने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा 2, क्योंकि 1 के बाद विषम संख्या 3 आएगा और 1 में 2 जोड़ने के बाद ही 3 होता है। ठीक, सम की भी बात कर ली जाए अगर, तो पहला सम संख्या अगर 2 है तो दूसरा लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा सम संख्या आपका होगा 4, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तभी 4 होगा। इस प्रकार कहीं भी आपको सम संख्या अगर आपको पता है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला वाला आपको पता चल जाएगा। तो यहां तो पता नहीं है, तो यहां हमको क्या करना है, मानना है। तो माना पहली क्रमागत
विषम धन पूर्णांक यक्स, ठीक, व दूसरी x+2 है, ठीक। अब देखिए बोला गया है कि जिनके वर्गों का योग 290 है, प्रश्न के अनुसार बोला गया है ना, तो लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। दोनों के वर्गों का योग, तो पहले का वर्ग कर दिया प्लस दूसरे का, दोनों को जोड़ने पर 290। चलिए x² प्लस a+b का होल स्क्वायर खोल दीजिए इसको, a² + 4 हो गया है ना भाई, प्लस 4x 290, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x 290 इधर आएगा, 4 घट जाएगा तो माइनस 286 बराबर 0। अब ये सभी के सभी 2 से कटने वाले हैं तो काट दीजिए, तो x² प्लस 2x माइनस 1 4 3 बराबर 0। अब एक काम करिएगा, यहां से आप लोग कर लीजिएगा गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे तो x का मान आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपके पूर्णांक, ठीक है। बस यही सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पूरा पूरा देखने की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन आप और भी अपने बुक से यहां वहां से खोज के लगाने का प्रयास कर लीजिएगा, खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर पाएगा, गारंटी है। मूल ज्ञात करना, इस टाइप के सवालों को आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए वही बट्टे में दिया है ना, तो पहले आप क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेंगे x+4 x - 7 हो गया। अब इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, ठीक, x - 7 माइनस, अब चूंकि माइनस लगा है इसलिए इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो x - 4, ठीक, बराबर दिया है 11/30, ठीक है। अब देखिए x कैंसिल, -7 -4 -11, इनका गुणा कर लीजिए, x² माइनस 7x, फिर इसका इसमें प्लस 4x माइनस 28 बराबर 11/30। 11 से 11 खत्म, ठीक। अब देखिए इसका गुणा इधर होगा, x², अब ये दोनों तो भाई, हाँ, तो -3x और -28 बराबर, इसका गुणा इसमें होगा तो -1 है, तो -30 हो जाएगा। अब आगे देखिए x² और -3x इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी +2 बराबर 0। अब बन गया ये गुणनखंड आपका, तो भाई जोड़ने पर 3 और गुणा करने पर 2, तो 2 और 1 3 और 2 1 कम 2, तो गुणनखंड कर लेंगे, x का मान आपको पता चल जाएगा, मूल आपको प्राप्त होंगे, 2 मूल चाहिए था, दोनों का काम हो जाएगा। सभी लोगों का पसंदीदा सवाल, ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने का संभावना है, ठीक है, आ जाए तो लगाएंगे कैसे कि डर के बैठ जाएंगे, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है, डर के नहीं बैठना है, बजरंग बली से कुछ सीख लेते चलिए, ठीक है ना, क्योंकि बजरंग बली पूरे रामायण में एक ही ऐसे प्राणी थे जो कभी डरे नहीं थे, कभी रोए नहीं थे, यहाँ तक कि राम को भी रोना पड़ गया था, राम भी परेशान हो गए थे, लक्ष्मण भी परेशान हो गए थे, रावण तो रोया ही था, सभी लोग रोए थे, लेकिन एक यही प्राणी ऐसे थे जो कभी रोए नहीं थे, कभी किसी चीज का टेंशन नहीं था, हर एक चीज में आगे रहते थे, हर एक चीज में आगे रहते थे। इतना बड़ा समुद्र लांग के कौन जाएगा, हम हाथ उठा देते थे पहले, ठीक है, लक्ष्मण बूटी कौन लाने जाएगा, हम, मतलब कहीं भी पंगा लेगा कौन, हम, ठीक है, टेंशन नहीं ले रहे थे, ठीक है, हर टाइम, ठीक है, उतना पंगा रहने के बाद, जाने के बाद समझ में भी नहीं आया, इतना दूर से गए थे, ये भी समझ में नहीं आ रहा था
कि कौन सा लेके जाना है। उस वैद्य जी बोले चमकता हुआ दिखेगा, यहाँ तो सभी चमक रहा है, कौन सा लेके जाए। तो चलो भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझने बूझने में दिक्कत क्या लगाते हैं, चलो पूरा पहाड़ ही लेके चलते हैं, जो मर्जी तो ले लेंगे, ठीक है। हाँ, तो भाई उस टाइप का पहलवान बनिए, डरने की जरूरत नहीं है, जिससे आप लोग डरते हैं ना इन सब सवालों से, इसलिए हम आपको बता दिए। अगर डरेंगे नहीं तभी कुछ करेंगे, ठीक है। अगर डर जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना भाई। तो डरना नहीं है। चलिए देखिए सवाल में, देखिए ये दिया है x-2 अपॉन x+2, जस्ट उसके बगल में उसी का अपोजिट दिया है, उल्टा दिया है। तो जब भी सवालों में देगा ऐसे ही आपको देगा, बगल वाला उसका उल्टा होगा। तो हमारे लिए झंझट यही है ना, तो झंझट को ही मान लो, ठीक है। जो झंझट होगा उसको हम लोग मान लेते हैं, कहानी आराम से हो जाएगा। तो माना x-2 अपॉन x+2 इज इक्वल टू, हम लोग हमेशा x मानते हैं, लेकिन माने कैसे ससुर, x तो दे ही दिया है, इसी में x तो यही में दे दिया है, तो माने का हम मानना ही है तो कुछ भी माने, ठीक है। कटोरी में सब्जी है वो कौन मानने की जरूरत है, जो सबसे महंगा आपको लगता है वो मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक। तो हम तो मानेंगे यम, क्योंकि यम है हम, ठीक है भाई। हाँ, आपको जो मानना हो मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो जहां पर ये है वहां पे यम रख देते हैं, तो यम +3। अब देखिए यहां पे जो हम माने हैं उसका उल्टा है, तो उल्टा कर दीजिए हमारा, मतलब हमारा नहीं, यम का उल्टा कर दीजिए, यम का उल्टा 1/5 यम, ठीक है। -4 बराबर, भाई साहब बार बार आपसे चर्चा करते हैं कि उनको भाई साहब बनाने में बहुत बढ़िया रोल है, ठीक है। हीरो है ना, हीरो तुम आपके भाई हो तो अच्छा लगेगा। अब इनका ले लीजिए एलसीएम, ठीक है ना। तो m² + 3 -4m बटा में हम, ठीक है, क्योंकि यम है हम, ठीक। इनका उधर होगा, ये तो हो जाएंगे स्वाहा। तो m² -4m + 3 बराबर, भाई साहब बन गया गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड करना आप लोग जानते हैं, गुणनखंड करना जानते हैं, तो यम का मान आप लोग निकाल लेंगे। तो चलिए शॉर्टकट तरीके से करते हैं इसको, बाकी फुल कट आपको पता ही है, हम गुणनखंड बताने के लिए सक्षम नहीं है, ठीक है। फुल ही कर देते हैं, चलिए, नहीं तो कहेंगे कि आधे बताते हैं, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। ठीक है भाई, एक बार m बराबर, ठीक है भाई। ठीक, अब m बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक, एक जगह m बराबर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब वो मान रख लीजिए, x-2 और x+2 बराबर 1, इधर उधर गुणा कर दीजिए, तो x-2 बराबर x+2, ठीक है। ये इधर आएगा, मतलब x का मामला खत्म, तो यहाँ तो x का मान ही नहीं निकलेगा, ठीक। अब इधर इनका कोई हल है ही नहीं, यहाँ पे रखेंगे x-2
एक्स प्लस 2, ठीक है भाई। अब देखिए, अब क्रॉस में गुणा करेंगे तो 3x प्लस 6 और x माइनस 2। अब इधर आएगा तो 2x, उधर जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, x का मान आपको प्राप्त हुआ। चलिए ठीक है, चलिए सवाल पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन एक चीज है भाई, बार बार समझा रहा हूं कि ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि आपको अपनी गरीबी दूर करना है अगर, तो आपके पास मात्र एक यही सहारा है, पढ़ाई। इसी के दम पे यही एक ऐसा चीज है जिसके दम पे आप अपने घर की गरीबी दूर कर सकते हैं। बाकी कोई चांस नहीं है कि आपके घर की गरीबी दूर हो। आपके पुस्त पुस्त गरीब रहे हैं, पुस्त पुस्त गरीब रहेंगे, जब तक कोई एक विद्वान आपके घर में पैदा नहीं होगा, पढ़ा लिखा बनेगा नहीं, तगड़ा आदमी कोई कुछ बनेगा नहीं, तब तक आपके घर की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तो आपके पास मात्र यही एक सहारा है, शिक्षा, 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 ठीक है। शिक्षा से अच्छा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। गरीबी दूर करने का वही एक साधन है। बाकी नाच गाना करके एक आध करोड़ में एक दो लोग फेमस हो जाते हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि एक दो सीट के लिए कई करोड़ लोग दांव लगाते हैं। तो कई करोड़ ये चूतिया नहीं होते, पागल नहीं होते हैं जो दांव लगाते हैं, घर बार छोड़ के इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, हर जगह जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, घर बार छोड़ के, शादी, रिश्तेदारी, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है उनको। कोई मरा उनको वो भी नहीं पता है, गांव में कौन पैदा हुआ कौन चला गया उनको ये भी नहीं मालूम है। वो सब चीजें अपना 4 साल 5 साल वो यही चीजें मान के चल रहे हैं कि हम किस गांव के हैं, किस जिले के हैं, उनको ये सब चीजें नहीं पता है, वो हर एक चीज भूल गए हैं, तब जाके मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी गरीबी को मिटाने का अगर कोई भी साधन आपके पास उपस्थित है तो यही है, शिक्षा है। इसमें रुकावटें तमाम आएंगी, ठीक है। अब रुकावटों में आपको लिभड़ जाना है, लिपट जाना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, या रुकावटों को लात मार के आगे बढ़ जाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए सवाल पे चलते हैं। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना आपको ये देखिए कि कौन किस पे डिपेंड है। बोला गया है ना कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। यानी हम छोटी संख्या मान ले, ठीक है। सोचिए, छोटी संख्या x है, अतः बड़ी संख्या बड़ी संख्या भाई, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। तो छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे और बड़ी संख्या का गुना करेंगे। हम लोग मिला सकते हैं, y है, ठीक है। छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार आज ठंडी ज्यादा है ना, ठीक है। प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, समीकरण नंबर 1।
ठीक, तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग वर्ग बड़ी संख्या के का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए जहां एक्स स्क्वायर है वहां 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, y उधर भेज दीजिए तो वाई स्क्वायर इसको भी उधर भेजिए 8y, और ये उधर पहले ही से है प्लस 180, इधर 0 हो गया ना, तो टोटल मैटर इधर लिख के बाकी उधर 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बना, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो y का मान आपको प्राप्त होगा, उस y के मान को आप समीकरण 2 में रख दीजिएगा तो x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। दोनों संख्याएं आपको ऑलरेडी एकदम अच्छे खासे ढंग से मिल जाएंगी। ठीक है भाई साहब।